प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं रिटेल विषय जो आपका सब्जेक्ट है रिटेल, तो 2024-25 के लिए पूरी तैयारी कराएंगे पूरे पेपर की। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। हमने देखा कि इसके वीडियो बहुत ही कम हैं और विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस विषय में हेल्प कीजिए। तो मैं आपके लिए ये पूरा पेपर इसमें हल करके बता रहा हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे ही काफ़ी कुछ इसमें से आएंगे ही, क्योंकि सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, हल सहित बताऊंगा, बड़े क्वेश्चन हैं जो उनके भी आंसर बताऊंगा। आप यदि इतना तैयार कर लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको परीक्षा में कुछ न कुछ अच्छी ही हेल्प मिलेगी और आपको स्कोर करने में सुविधा जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर। प्लेलिस्ट पे देखिएगा 11th के, 12th के, 10th के वीडियोस उपलब्ध हैं। ये चैनल आप ही का है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखें सही विकल्प। तो सही विकल्प में क्या आंसर है इनकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, किस कार्यवाही से एक प्रेषक अपने संदेश भेज सकता है। तो किस प्रकार भेज सकता है, संदेश भेजने की बात हो रही है ना, प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है। तो संदेश भेजना बोल करके है ना, सुनकर, बोलकर, सोकर, तो सोकर के तो कोई भी नहीं भेजेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका बोलकर, है ना। तो ये सेकेंड नंबर, संदेश भेजना, भेजने की एक विधि है, ये बोलकर इसमें आ जाएगा, है ना, सेकेंड नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसमें खा नंबर पे लिखा है कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं। तो ईमेल क्यों भेजते हैं, तो इसमें देखिएगा, इसमें पहला मतलब चौथे नंबर में लिखा हुआ पहला और दूसरा दोनों। तो पहला यानी संचार सूचना देने के लिए, संचार सूचना के लिए, और दूसरा दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो स्वाभाविक बात ये दोनों सही है, तो दोनों का ये वाला, ये देखना, ये इसमें लिखा है पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है ना, चौथा विकल्प इसका पूरा सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा दोनों बताया। फिर इसके बाद देखिएगा, ये ग नंबर पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी को धन्यवाद देने का सही तरीका कौन सा है। तो वैसे अब मेरे को तो लगता है कि उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको धन्यवाद भी कह सकते हैं, धन्यवाद भी कह सकते हैं, और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। तो उपरोक्त सभी लग रहा है, आप देख लीजिएगा इसका और क्या है ना, क्योंकि एक व्यवहारिक क्वेश्चन टाइप से है ये, है ना। फिर इसके बाद घ नंबर का देखते हैं। घ में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो सटीक उत्तर लग रहा है वो सेकेंड नंबर का है, सतत विकास। ठीक है ना, सतत विकास। और आप और भी अपने कोर्स से टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैं अपने स्तर से पूरा इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर इसमें देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य इसमें आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन हासिल करना ही है, यानी इसका पांचवे का आ जाएगा चौथा। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में लिखा हुआ है। अब ये पहला क्वेश्चन तो बड़ा विचित्र सा लगा मेरे को, कि आपकी माँ के पिता की बहन आपकी खाली स्थान है, जैसे रीजनिंग वगैरह में नहीं आता है उस टाइप से। तो आपके माँ के पिता यानी आपके एक प्रकार से नाना जी, तो नाना जी की बहन आपकी क्या लगी। तो अब इस वो तो नहीं समझ में आ रहा था, तो क्या आप बताइएगा क्या लगी। मेरे ख्याल से परदादी भी कह सकते हैं, तो परदादी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर अब खा नंबर पे लिखा है, एक खाली स्थान ग्राहकों को सही खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु उत्पाद की जानकारी देता है। तो रिटेलर है ना, रिटेलर आएगा, रिटेलर ही ये सब कुछ जानकारी देता है खरीदने के लिए। ठीक है, फिर लिखा खाली स्थान उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए तैयार करता है ना, उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए तैयार करता है, प्रेरित करता है एक प्रकार से। तो रिटेलर ही, ठीक है ना, रिटेलर। और फिर इसमें लिखा हुआ है, खाली स्थान रिटेल व्यापार संचालन को बाधित कर सकता है, यानी जो खुदरा व्यापार, फुटकर व्यापार जो होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण वो डाउन हो रहे हैं। तो क्या बाधित कर सकता है, ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग,
रिटेल व्यापार को बाधित कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें पांचवा है अप्रत्याशित आग दुर्घटनाओं का कारण बिजली का क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाना है ना, तो ये शॉर्ट सर्किट आ गया। और आप अच्छे से टैली कर लीजिएगा। फिर इसमें देखते हैं सही विकल्प है ना, सही विकल्प में देखना यहाँ पर ये का नंबर और खा नंबर, तो हमने क्या किया है कि इनके सामने यहाँ से मैच करके इनका यहाँ आंसर लिख दिया है। तो जैसे बीमा क्या है, एक प्रकार की गारंटी है, तो बीमा यानी गारंटी एक प्रकार की। दूसरा है बिक्री की संविदा पर विचार, तो ये हो जाता है एक प्रकार से प्रत्यक्ष और तत्काल। ठीक है, इसमें आएगा प्रत्यक्ष और तत्काल, ये 5वें नंबर का। ठीक है, फिर तीसरा में लिखा हुआ भारतीय बिक्री वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 12(2) क्या कहलाती है, तो ये शर्त कहलाती है ना, शर्त के अंतर्गत आती है, शर्त का उल्लेख किया गया इसमें। फिर लिखा स्वामित्व का हस्तांतरण, इसमें तीसरे नंबर का आएगा, यानी संपत्ति का हस्तांतरण। ठीक है ना, क्योंकि संपत्ति का ही स्वामित्व होता है, स्वामी होता है। ठीक है, फिर है पांचवा उत्पाद मूल्यांकन, तो उत्पाद मूल्यांकन एक प्रकार से उसकी कीमत से होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कीमत, यानी कि 5वें में आ जाएगा ये कीमत। तो ये आंसर इसमें हमने यहाँ लिख दिए हैं, तो एक प्रकार से सही जोड़ी हो गई है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सत्य असत्य है। देखिए पहला है ग्राहक सेवा प्रदान करना रिटेलर का कार्य नहीं है। नहीं भाई, रिटेलर का ही कार्य है, ग्राहक सेवा प्रदान करता है ना, तो ये तो असत्य है, नहीं है लिखा हुआ है चूँकि। फिर रिटेल बिक्री में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये कथन भी असत्य हो गया। फिर लिखा है ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास धैर्य का कौशल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो बात सुन पाएगा, समझ पाएगा और अच्छी सेवा दे पाएगा। फिर घ नंबर में है विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं का नगद प्रोत्साहन सीधे ही प्रदान किया जाता है। हाँ, करते हैं, पर मतलब कैश में भी दे देते हैं ना, चेक के द्वारा भी दे देते हैं, यानी डायरेक्ट होता है कुल मिला करके। फिर इसमें लिखा है रिटेलर ऐसे पैक का समर्थन करते हैं जिसमें बेहतर डिजाइन होता है। हाँ, क्योंकि ऐसे पैकेट से भी आकर्षित होते हैं ग्राहक, है ना, तो ये कथन भी सत्य है। तो ये सत्य असत्य हो गए। अब देखिएगा, हो सकता है इसमें कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट मैं बता दूं फिजिक्स और मैथ्स वगैरह है, रिटेल हमारे यहाँ है स्कूल में चूँकि, तो इस कारण से थोड़ी हमने टीचर से समझा और उसके अकॉर्डिंग समझ करके आपको हम बता रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये हमने इनको शॉर्ट करके लिख दिया है ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा जाए। और देखिएगा, पहला लिखा हुआ संचार क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो संचार क्या है, तो संचार क्या है, उत्तर लिखिएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना और इन्हें समझना संचार कहलाता है, संचार कहलाता है। अब संचार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, मौखिक, फिर लिखित, फिर शाब्दिक और फिर दृश्य संचार, ये संचार के प्रकार हो गए। ठीक है कि नहीं, हमने आंसर यहीं लिख दिया क्योंकि आपको पेज पलटाने में दिक्कत जाएगी ना, पन्ना पलटाएंगे फिर प्रश्न यहाँ देखेंगे। फिर अब देखिएगा 6वां क्वेश्चन है एक टीम में काम करने के क्या फ़ायदे हैं। एक टीम में काम करने के फ़ायदे क्या है, या टीम वर्क में काम करने के क्या फ़ायदे हैं। तो उत्तर है टीम में काम करने से विचार सृजन, विचारों का सृजन, ठीक है, और रचनात्मकता में मदद मिलती है, यानी विचारों का सृजन और रचनात्मकता में मदद मिलती है। उत्पादकता बढ़ती है, वर्कर का मनोबल एवं प्रेरणा बढ़ती है, और वर्करों के जो उनमें तनाव होता है तो तनाव से राहत मिलती है। ठीक है ना, तनाव से राहत मिलती है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद है ये आपका ये 7वां क्वेश्चन लिखा है मैनेज ऑप्शन का क्या कार्य है। तो मैनेज ऑप्शन का कार्य मुख्यतः दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला है ना, कि दूसरों से कैसे काम करवाना है वर्करों से, और नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण इसका ही कार्य है। ठीक है ना, नियोजन, मैनेज ऑप्शन का ये सब कार्य है, तो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 8वां,
ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर डले हुए हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप थोड़ी सा और डिटेल कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष बिक्री क्या है, प्रत्यक्ष बिक्री क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब है, प्रत्यक्ष बिक्री का मतलब है किसी ब्रांड और अंतिम उपभोक्ता के बीच, ब्रांड और अंतिम उपभोक्ता के बीच किसी बिचौलिए या वितरक के बिना, मतलब बीच में कुछ नहीं होगा, ना बिचौलिया होगा ना वितरक होगा, उसके बिना बिक्री करना, यानी सीधा ब्रांड से अंतिम उपभोक्ता के बीच बिक्री करना, है ना, बिना बिचौलियों की, तो ये कहलाती है प्रत्यक्ष बिक्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी उत्पाद की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, उत्पाद की 3 विशेषताएं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्पाद की विशेषताएं, पहला, उत्पाद उपभोक्ता को लाभ और संतुष्टि प्रदान करने वाला एक माध्यम है। कोई भी प्रोडक्ट से क्या मिलता है, उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलती है और उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। तो ये उत्पाद एक प्रकार से उपभोक्ताओं को लाभ और संतुष्टि प्रदान करने वाला माध्यम है। फिर है दूसरा पॉइंट, उत्पाद एक वस्तु या सेवा हो सकती है, वस्तु भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, जिसे बिक्री के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है, उत्पाद विपणन मिश्रण या कार्यक्रम का एक तत्व है मुख्य। ठीक है, तो हमने 3 प्रमुख लिख दी हैं, आप और चाहे 3 ही लिखिए तो 3 लिख सकते हैं, आप और भी याद कर लीजिएगा बना के। ठीक है, फिर 10वां व्यापार की योजना क्यों महत्वपूर्ण है। तो भाई व्यापार में योजना तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना योजना के काम ही कैसे होगा। देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इससे यानी योजना से, क्योंकि इससे, पहला पॉइंट, धन जुटाने में मदद मिलती है, धन जुटाने में मदद मिलती है, पहला हो गया। दूसरा, संगठन के अंदर उद्देश्यों पर सहमति बनाने में मदद मिलती है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है, ये हो गया 10वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद है 11वां क्वेश्चन है, उदाहरणों के साथ संगठित और असंगठित रिटेल के बीच में अंतर लिखिए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर छोटे छोटे से लिखा हुआ, पर मैं पढ़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो संगठित रिटेल या संगठित क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय आते हैं जिनमें सरकारी दिशा निर्देशों या कानूनों का पालन होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। संगठित क्षेत्र में सरकारी दिशा, वो रिटेल के बीच आते, संगठित रिटेल के बीच में ऐसे व्यवसाय आते हैं इसके अंतर्गत जिनमें सरकारी दिशा निर्देशों का, कानूनों का पालन होता है, और इसके अंतर्गत बड़े बड़े व्यवसाय आते हैं। ठीक है, जबकि असंगठित रिटेल में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता और इसके अंतर्गत छोटे छोटे व्यवसाय आते हैं। आप कुछ भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां और इसमें छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, है ना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 12वां क्वेश्चन है, शर्त और वारंटी के बीच अंतर लिखिए। शर्त और वारंटी के बीच में अंतर लिखिए। तो शर्त, वैसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना, ये आप आंसर आपसे बन ही जाएगा, फिर भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि लिखना कैसे है। तो शर्तें क्या है, शर्तें किसी अनुबंध या बिक्री की जरूरी शर्तें होती हैं, शर्तें किसी अनुबंध या बिक्री की जरूरी शर्तें होती हैं, जबकि गारंटी या वारंटी सहायक शर्तें होती हैं। दूसरा है, शर्त का उल्लंघन होने पर, ये महत्वपूर्ण है, शर्त अगर टूट गई तो शर्त का उल्लंघन होने पर अनुबंध ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, जबकि अगर गारंटी या वारंटी का उल्लंघन हो रहा है तो क्षतिपूर्ति होती है उसकी, है ना, उतना नुकसान हर्जाना देना पड़ता है, ये वारंटी का मतलब हुआ। और इसमें तीसरा है, शर्तें अनुबंध या बिक्री के उद्देश्यों के लिए मौलिक होती हैं। ठीक है ना, यानी शर्तें बिक्री के उद्देश्यों के लिए मौलिक होती हैं, जबकि गारंटी या वारंटी अनुपूरक होती है ना। यहाँ गारंटी बोल रहा हूँ मैं, गारंटी वारंटी दोनों के लिए ये आंसर सेम है। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक बिक्री सहयोगी को
गंभीर रूप से एक बिक्री सहयोगी को गंभीर रूप से नाराज ग्राहकों को कैसे संभालना चाहिए। भाई ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, ये तो आप कुछ हद तक मन से भी लिख सकते हैं, फिर भी कुछ पॉइंट में हिंट कर दूं आपको। जैसा पहला है, ग्राहकों की चिंता को स्वीकार करना चाहिए। जैसे ग्राहक कुछ कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो उसको स्वीकारें और स्वीकार करके फिर उसका कुछ बताएं कि भाई हम ऐसा कुछ इसको सांत्वना दें। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ग्राहकों की चिंता को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, अगर कभी ग्राहक उग्र है तो दूसरा पॉइंट है, शांत एवं विनम्र रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, मार्गदर्शन एवं समाधान करना चाहिए। यदि ग्राहक कुछ पूछ रहा है तो उसको बताइए, समस्या बता रहा है तो उसका समाधान अपने स्तर पे बताइए। और चौथा है, आवश्यकता अनुसार माफ़ी भी मांगना चाहिए। भाई यदि आपके प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट तो नहीं है, पर आपने जो सामान दिया है और वो ख़राब निकल गया, तो स्वीकार करके माफ़ी भी मांगना चाहिए और उसको यथास्थिति रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। फिर पांचवा, संभावित समझौते पर काम करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया। आप अच्छे से पॉइंट पॉइंट बना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थी, हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया ताकि आपको सुविधा जाए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे में लिखना पड़ा हमको। अब यहाँ से जो प्रश्न है देखिए, बड़े 5 नंबर के हैं, 5 नंबर 7 नंबर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतने में नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको अलग से मैं बता रहा हूँ। इनका हल बताऊंगा, चिंता ना करें, आप पूरा डिटेल से बताऊंगा। पहले आपको प्रश्न पढ़ करके बता दूं यहाँ से। तो 14 क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों के लिए क्या नीतियाँ हैं। फिर 15वां है, एक रिटेल को जोखिम से कैसे निपटना चाहिए। सबके उत्तर बताऊंगा और इन्हीं क्रम से बताऊंगा। फिर 16वां है, एक रिटेल में एक बिक्री सहयोगी के कर्तव्यों के बारे में बताइए। 17वां है, एक ग्राहक की क्रेडिट योग्यता का निर्धारण करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली जो तकनीक है उनको समझाइए। तो ये 17 है। ठीक है, अब आगे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा 18वां क्वेश्चन, बिक्री समापन क्या है। यानी जब बिक्री पूर्ण हो जाती है उस बिक्री समापन कहते हैं। बिक्री समापन क्या है? बिक्री के सफल समापन को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। फिर ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए तरीके कौन कौन से उनको लिखिए, है ना। सब बड़े बड़े हैं उत्तर। फिर रिटेल स्टोर पर संभावित जोखिमों के प्रकारों को समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थी, हमने 13 तक तो पूरे बताए थे। अब 14 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अलग अभी आपको इसी वीडियो में PDF के तौर पर उनके आंसर प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ और आप उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ कर के याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा 14वां क्वेश्चन जो था, ग्राहकों की शिकायतों के लिए क्या नीति है। तो उत्तर पूरा देखिएगा, लिखा हुआ है, ग्राहक शिकायत नीति कंपनी द्वारा ग्राहक शिकायतों को कैसे संभाला जाए, इसके लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है। एक अच्छी ग्राहक शिकायत नीति के निम्नलिखित कार्य कर सकती है। विश्वास बनाए रखना, है ना, परिचालन में सुधार, ये पूरा एक एक करके यहाँ तक पूरा ये चल रहा है। ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा, ये पूरा 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का आंसर ये देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा ये देखिएगा, रिकॉर्ड का विवरण। ठीक है, इसके आगे पूरा लिखा हुआ, विकल्प चर्चा, फिर प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें, ये लास्ट पॉइंट रहेगा, प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें। अब इसके बाद ही 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन, एक रिटेल को जोखिम से कैसे निपटना चाहिए। एक रिटेलर को जोखिम से कैसे निपटना चाहिए। तो लिखा है, एक रिटेलर जोखिम से इस प्रकार निपट सकता है। पहला पॉइंट है नियमित जोखिम का आकलन। दूसरा है इन्वेंट्री का प्रभावी प्रबंधन। तीसरा है डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देना। चौथा, परिचालन में जोखिम को रोकना। अब डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। और पांचवा है सुरक्षित खुदरा व्यापार बनाना। छठवां है स्थानीय नियमों का अनुपालन करना। सातवां, विवादों को कुशलतापूर्वक निपटाना। आठवां, धोखाधड़ी रोकथाम उपायों का कार्यान्वयन करना। ठीक है। फिर समन्वित गतिविधियों की योजना बनाना। ये हो गया। फिर 16 क्वेश्चन है। 16वां देखिएगा, एक रिटेल स्टोर में एक बिक्री सहयोगी के कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो इसका आंसर छोटा सा ही है
कि एक बिक्री सहयोगी ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए स्टोर में काम करता है। कैशियर की तरह वे ग्राहकों के भुगतान को संसाधित करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनकी अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उत्पाद खोजने में मदद करना या अलमारियों में सामान को जमाना, भरना, पैकिंग करना इत्यादि। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, एक ग्राहक की क्रेडिट योग्यता का निर्धारण हेतु उपयोग में ली जाने वाली तकनीकों को समझाइए। यानी किसी ग्राहक को रिटेलर उधार दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसकी नीति कैसे निर्धारित कर सके, कैसे समझें कि किसको उधार देना चाहिए, ये इस प्रश्न की भाषा है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ पूरा ये कि संभावित ग्राहक के बैंक का रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण की समीक्षा करना चाहिए। ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसमें ये भी पैराग्राफ जरूर लिखिएगा कि क्रेडिट के 5 सी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला चरित्र, दूसरा क्षमता, तीसरा पूंजी और फिर संपार्श्विक और शर्तें। मतलब समपार्श्विक और शर्तें, यानी कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्षमता अच्छी होनी चाहिए, पूंजी अच्छी होना चाहिए और साफ होना चाहिए और शर्त के तहत काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपके मतलब 17वां क्वेश्चन हो गया। फिर 18वां क्वेश्चन है बिक्री समापन। बिक्री समापन क्या है? बिक्री के सफल समापन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर ये देखिएगा, बिक्री समापन बिक्री प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब कोई खरीदार किसी सौदे के लिए सहमत होता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, वह एक निर्णायक क्षण होता है जो बिक्री को बना या बिगाड़ सकता है, और यह वह तरीका है जिससे बिक्री पेशेवर अपनी कंपनी को बढ़ाने और सफल होने में मदद करता है। फिर आगे पॉइंट डाल करके लिखिएगा कि बिक्री को सफल बनाने के लिए कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से मुख्य ये पॉइंट डाल करके लिख दिए हमने। पहला समय और मौसम, दूसरा विक्रय कर्मी की प्रतिबद्धता, फिर तीसरा लचीलापन और दृढ़ता, फिर चौथा ग्राहक सेवा। ठीक है ना। तो इसका डिटेल में भी आपको आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है ग्राहकों को खरीदने हेतु प्रेरित करने के उपाय लिखिए, तरीके। तो ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के तरीके कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करें, यानी सुनिश्चित करें कि यह सब आपके बारे में न हो, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि ग्राहक क्या चाहता है। ठीक है ना। यानी अपनी मनमर्जी कुछ भी ना थोपें, बल्कि जो ग्राहक चाहता वो देने की कोशिश करें। ठीक है। फिर स्वाभाविक रहें, विशेषज्ञता प्रदर्शित करें, यानी आपको उस सामान के बारे में, उत्पाद के बारे में जानकारी है। तीसरा है तत्परता पैदा करें। चौथा है अपनी सामग्री को अनुकूलित करें। 5वां है प्रोत्साहन प्रस्ताव। ठीक है। और फिर आगे देखिएगा, 6वां है विश्वास बनाएं। फिर 7वां है सकारात्मकता को बढ़ावा दें। 8वां निष्ठा को प्रोत्साहित करें। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन है रिटेल स्टोर पर संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ता है, वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से जोखिम हैं? तो चोरी, संपत्ति का नुकसान, ग्राहक की चोटें, उपकरणों का टूटना, डेटा का उल्लंघन यानी डेटा चोरी चले जाना, है ना, फिशिंग इत्यादि के मामले। फिर बलपूर्वक बंद करना, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि न चाह करके भी बंद करना पड़ता है। आग, बाढ़, बम, बर्बरता, भयंकर तूफान इत्यादि के कारण भी बंद करना पड़ता है। फिर आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता, है ना, कई बार जो सामान ही ऊपर से नहीं आ पाता, उत्पाद है ना, नहीं आ पाते हैं। तो फिर है 8वां है उपभोक्ता खर्च में गिरावट। भाई उपभोक्ता के पास पैसे भी नहीं है, खर्च नहीं कर पा रहा है, इससे भी कीमत अगर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति आती है। 9वां है उत्पाद बहिष्कार, है ना। 10वां है कार्यस्थल पर तनाव, है ना, यदि जहाँ दुकान है, शॉप है, स्टोर है, वहाँ के कर्मचारियों और ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि कार्यस्थल के आसपास तनाव है। फिर 11वां क्षतिग्रस्त माल, है ना,
तो ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और इन्हीं में से अक्सर करके प्रश्न वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, सभी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी प्रेरित करने में आप सहायक हों और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू, जय हिंद।